नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। बिहार में चुनाव के पहले ये परंपरा बन चुकी है कि अपने विरोधियों से लड़ने के पहले अपने सहयोगियों से ही भिड़ंत होती है और हर चुनाव के पहले आपस में खूब गुत्थम गुत्था सीटों के लिए सहयोगी एक दूसरे से करते हैं और उसके बाद फिर तैयार होते हैं सामने वाले चैलेंजर से लड़ने के लिए। तो बिहार में इस बार भी वैसा ही हो रहा है, जैसा कि 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान, 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था। 2014 में मामला थोड़ा शांत था। अब देखिए कि मैं पा रहा हूं तेजस्वी यादव से अलग हो रहे हैं उनके सहयोगी। पहले मांझी जी अलग हो गए और अब खबर आ रही है उपेंद्र कुशवाहा ने भी ऐलान जंग कर दिया, कह दिया कि हमारा सम्मान नहीं है, हम तो जा रहे हैं महागठबंधन से। उस तरफ देखें एनडीए में तो चिराग पासवान को अल्टीमेटम दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कह दिया गया है संभवतः कि उन्हें 25 सीटें ही दी जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं दी जा सकती, इस तरह की खबरें आ रही हैं। इन खबरों के बीच तय ये भी होना है कि इलेक्शंस क्या 2-3 दिनों के भीतर घोषित होने हैं। सुकेश, अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है, पहले तो तेजस्वी वाली बात। तेजस्वी को क्यों ऐसा लगता है कि वो इस बार बिना किसी सहयोगी के जीत रहे हैं? ऐसी एक फीलिंग उनके तरफ से जनरेट की जा रही है। हाँ, ये कॉन्फिडेंस दिख रहा है उनके अंदर। शायद उसकी वजह यह है कि उन्होंने 2019 का चुनाव देखा है। जिन दलों के साथ वो आज हैं उनका 2015 में भी एनडीए के साथ परफॉर्मेंस देखा था और मुझे लगता है कि ये एक थॉट आउट प्लान है कि आप सीटें तो बहुत मांग लेते हैं लेकिन आपके पास कैंडिडेट नहीं होता, आपके पास सपोर्ट बेस नहीं है, और इस आधार पे कि एक बड़ा गठबंधन कागज पे दिखे, एक नैरेटिव क्रिएट हो कि बहुत सारे दल, वीआईपी, आरएलएसपी और ये तमाम दल हमको ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब एज इनका है, जीतने वाले ये हैं। सिर्फ इस नैरेटिव को क्रिएट करने के लिए एक बड़ा ग्राउंड कंसीड कर लिया जाए, ये राजनीतिक तौर पे बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं है। शायद ये इंप्रेशन बना है और इसमें मुझे लगता है कि लालू यादव ने भी अपना रोल प्ले किया होगा। हो सकता है कि बाकी दलों ने भी कुछ ऐसा फीडबैक दिया होगा। कांग्रेस उसमें लायन शेयर चाहती है, उसको लगता है कि अगर सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी का मूल रूप से गठबंधन होगा तो शायद कांग्रेस के लिए भी बेहतर होगा। वो उसको ग्राउंड थोड़ा अपना बढ़ाएगी, अपना दायरा थोड़ा बढ़ाएगी, जो घटते घटते श्रिंक करते करते बहुत कमज़ोर हो गया है। पिछली बार 41 सीटों पे लड़े थे, जीत तो 27 गए, लेकिन 243 में 41 सीटें, जहां 90 तक आप सरकार में हुआ करते थे। तो ये एक विन विन सिचुएशन जैसा कांग्रेस देख रही है इसमें। दूसरी तरफ अगर आप देखें कुशवाहा की, तो अलग होने के पहले जो उन्होंने तर्क दिया है, उस तर्क से वो तेजस्वी को डेंट पहुंचाना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ हॉबनॉबिंग उनकी एनडीए के साथ चल रही है क्या? क्योंकि तेजस्वी के नेतृत्व पे सवाल उठाकर अलग होना, आज मैंने उनको सुना, वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार के सामने कोई क्रेडिबल चेहरा होना चाहिए। सीटें हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, अपने सहयोगियों को हम तो लास्ट मिनट तक समझाने को तैयार हैं, हम आज भी समझाने को तैयार हैं, लेकिन नेतृत्व करने वाला जो चेहरा है वो बदलना चाहिए। तो वो करारा प्रहार है तेजस्वी यादव के लीडरशिप क्वालिटी पे। उनका जो एक इतने दिनों में जो हम चर्चा कर रहे हैं कि सिर्फ खुद को आगे करके वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये उन्होंने लालू यादव को भी पोस्टर से हटा दिया है। वो एक खाली स्लेट पे कुछ लिखना चाहते हैं। ठीक है, पर आप बताइए सुकेश कि जब तेजस्वी यादव आपको सीटें देने लगे तब तो वो काबिल नेता हैं, और जब आपको सीटें नहीं देने लगे तो आप कहते हैं नहीं, सीट तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और हमें तो नेतृत्व में विश्वास नहीं है। ये तो बहुत आसान है सोचना, लेकिन जब आपको सीटें दी गई तो आपके रिजल्ट्स क्या आए उसकी तरफ तो देखेंगे ना। मुझे याद है खास तौर पर आपने कुशवाहा जी का नाम लिया, 2-2 सीटों पर लोकसभा चुनाव में खुद लड़ गए और दोनों सीटों पर हार हो गई। अब ये तेजस्वी यादव की वजह से हुआ क्या? ये तो अपने आप में कहना बहुत सामान्य नहीं होगा। तो मूल रूप से क्या ये माने कि दरअसल सीट है, सीटों के पीछे ही बात नहीं बन रही है, तो एक दरवाजा छोड़ करके दूसरे दरवाजे को खटखटा रहे हैं। अब ऐसे में क्या ये नेता, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, जिनकी थोड़ी जमीन है, ये क्या यूपी और एनडीए के आपसी वैमनस्य का फायदा उठाते नजर आते हैं? वो फॉल्ट लाइंस पे प्ले करते नजर आते हैं? अब तक प्ले करते नजर आ रहे थे, आप ये कह सकते हैं।
आपने 2019 का एग्जाम्पल दिया, वो 2 सीटों से हार गए चुनाव लोकसभा का, और वो ऐसी सीटें थी जो पारंपरिक तौर पे उनकी जाति के लोग वहां पे बहुत ज्यादा थे, और इसलिए उन्होंने दोनों क्षेत्रों का चुनाव किया था। आप उसके पहले चले जाइए, 2015 का चुनाव, 2015 के चुनाव में वो नरेंद्र मोदी के साथ थे, 2014 में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी आए थे, और ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार ने जो पाला बदला है 2015 में, और जो एनडीए एक बड़ा अलायंस के तौर पे उभर के सामने आया है कि कुशवाहा भी हैं, मांझी भी हैं, पासवान भी हैं, बीजेपी भी है, तो धाराशायी हो जाएगी। उसमें भी देख लीजिए कुशवाहा का परफॉर्मेंस क्या था, उसमें भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत ठीक नहीं था, उसमें रामविलास जी की पार्टी का परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं था, 42 में से 2 सीटें जीते थे वो। तो ऐसे में आपको चूज करना पड़ेगा, जो बड़ी पार्टियां हैं, जिनका जनाधार है, जो समझती हैं कि हमारे नैया पे बैठ के ये पार घाट लगना चाहते हैं, तो उनके अंदर ये वो रेकंसाइल करने लगे हैं इस फैक्ट के साथ कि शायद ये यूपीए और एनडीए जो 2 कॉम्बिनेशन बना है, जो 2 ध्रुव बन गया है, उसमें से एक को चुनकर, और वही जो फॉल्ट लाइन आप कह रहे हैं, उसको पकड़ के ये अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं। और इस चक्कर में मुझे लगता है कि अब वो एनडीए की तरफ अगर मुखातिब होते हैं तो वहां क्या वो बहुत ज्यादा सीटों के साथ आएंगे, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि यहां पहले से ही प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। हाँ। मांझी पहले आ चुके हैं, बिल्कुल। अब अगर मान लीजिए कुशवाहा आते हैं तो वो किस खाते से आएंगे? क्या जेडीयू उनको लेने के लिए तैयार है? क्या वो जेडीयू में मर्ज कर जाएंगे? क्या घर वापसी होनी है उनकी? और उसके बाद नया समीकरण कुछ बनेगा क्या? नीतीश कुमार ये बनाना चाहते हैं क्या? नीतीश कुमार से 2 बार वो अलग हो चुके हैं, मिल भी चुके हैं, क्या तीसरी बार नीतीश कुमार ऐसा करने को तैयार है? या फिर वो भाजपा के खेमे में जाएंगे? मुझे जो जानकारी है कि वो भूपेंद्र यादव से उनकी बातचीत भी हुई है, जो वहाँ के प्रभारी महासचिव हैं बीजेपी की तरफ से, वहाँ से उनकी बातचीत हुई है। बहुत फेवरेबल रिस्पॉन्स नहीं था, क्योंकि सीट्स तय हैं। जो 42 सीटों पे लड़ने वाली पार्टी थी, उसके लिए अब मामला श्रिंक हो गया है, क्योंकि एक बड़ी पार्टी दूसरी पार्टी ने ज्वाइन कर लिया है उस गठबंधन को, जिसके अपने बहुत सारे विधायक हैं और जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। तो यहां उनके लिए क्या वैकेंसी है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनका जो मुख्य काम होगा, मुझे लगता है कि जो बोलकर वो अलग हुए हैं, तेजस्वी के चेहरे पे एक तरीके से पैच लगा के कि काली पोतने वाली बात है। आप नेतृत्व करने की क्षमता आपके नहीं है, नीतीश कुमार के सामने खड़े होने की क्षमता नहीं है, दैट गिव्स एन एज टू नीतीश कुमार। हाँ, तो अब ऐसे में मुझे कहीं कहीं उम्मीद की किरण भी नजर आती है, वो ये कि क्या एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है कि जातिगत समीकरण के बगैर हम बिहार की राजनीति को जो सोच नहीं पाते हैं, तो क्या वोटर जो है उस पर्टिकुलर समाज का, जिस समाज से ये छोटे दल के नेता आते हैं, क्या उसने इनका साथ छोड़ दिया है? क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। परफॉर्मेंस आती तो जाहिर है कि ये कहा जाता कि ये कोयली समाज के नेता हैं, ये मांझी समाज के नेता हैं। ऐसा होता। पासवान समाज के नेता हैं या नहीं हैं, इन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत करके अपने आप को कहीं ना कहीं फिर से स्टैब्लिश कर दिया, जो विधानसभा, लेकिन इन लोगों से लोकसभा में भी वो बात नहीं बन पाई। तो क्या ऐसे ही समझें कि जो आज का युवा है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति वर्ग का हो, उसके सरोकार जो हैं उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहे हैं, और वो फला जी के पीछे जाए या चिला जी के पीछे जाए, उसको लगता है कि ये सब हो गया, अब मुझे लगता है कि मुझे वो लोग चाहिए जो मेरा काम कर सकें। मुझे नहीं लगता कि वोटर कितना अवेयर है। मैं थोड़ा एक्सट्रीम पे जाके बात करता हूं। ये इंप्रेशन क्रिएट किया गया कि ये फला समाज के नेता हैं। आप परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखेंगे तो कोई भी उसको जस्टिफाई करता नहीं दिखेगा, चाहे वो वीआईपी पार्टी हो, चाहे वो कुशवाहा की पार्टी हो। वो इलेक्ट्रल फ्रेम में जब जाते हैं तो उनका परफॉर्मेंस मैच नहीं करता है उनकी जो दावे होते हैं उसमें। तो आप ये कहें कि दरअसल पार्टियां जो सतह पे हैं, जो जमीन पे हैं, उसने अपना अलायंस का जो दायरा था उसका विस्तार कर लिया है। अलायंस मतलब पीपल्स के साथ अलायंस। पहले जो हो सकता है बनियों की पार्टी मानी जाती थी, वैश्यों की पार्टी मानी जाती थी बीजेपी, उसने अपना एक अलायंस दूसरे समाज के लोगों के साथ किया। अब वो एक बड़ा ब्रॉडर अलायंस में बड़ा चंक बन चुका है। इसी तरीके से जेडीयू ने भी कुछ विस्तार किया होगा। उन पार्टियों ने इन छोटी पार्टियों का जो से था उसको खत्म कर दिया है, मुझे ये लगता है। अब वो पहले
जिस तरीके से दलितों के एकमात्र नेता रामविलास पासवान थे, उसमें महादलित को अलग करके उसमें भी एक डिवीजन क्रिएट किया गया और मांझी को बना दिया गया कि ये महादलित के चेहरे हैं। वैसे तो नीतीश कुमार ने खुद पे ये लिया था कि ये महादलित सब हमारे पास है। 2010 के चुनाव में वो दिखा भी कि नीतीश कुमार ने सारे जो एक मानस बना हुआ था उसको धता बताते हुए वो आगे बढ़ गए। बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट जेडीयू का भी था, बीजेपी का भी था, बहुत बड़े मार्जिन से वो चुनाव जीते थे। तो वो इसलिए था क्योंकि हर समाज में पेनिट्रेशन था और ऐसी छोटी पार्टियां जो अलग अलग दलों से निकल के बनी थी और किसी इसको काटर करते हुए, किसी समाज को के इंटरेस्ट को काटर करते हुए दिख रही थी, उनका वर्चस्व धीरे 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 धीरे, और वर्चस्व मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि वो इंप्रेशन ऐसा बनाया गया था कि इनका वर्चस्व है। मुझे लगता नहीं है कि कभी उनका ऐसा वर्चस्व था, लेकिन जिनका वर्चस्व था भी उसमें धीरे धीरे इरोजन हुआ है, कटाव हुआ है और वो सेटल हो गए हैं एक तरीके से बड़ी पार्टियों के साथ। हाँ, तो देखिए, संगठन में शक्ति है और अगर छोटा संगठन है तो जाहिर है छोटी शक्ति है या नहीं है। और इस बार छोटी पार्टियों का सफाया है बिहार में, कम से कम इतना स्पष्ट है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, अब तो बात साफ होने लग गई है कि जो छोटे दल हैं उनकी पूछ रही होगी। जो केवल जातिगत समीकरणों के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, शायद उनको उनकी ही जाति वाले साथ नहीं दे रहे हैं और उन्हें बाहर धकेलने में बड़े दल जो बिहार हैं उनको दिक्कत नहीं हो रही है। अब देखना यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी के साथ आखिरकार क्या होता है, क्योंकि अब बात उनकी भी हम करेंगे। यह खबर भी आ रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने एक ऑफर दे दिया है और ये जेडीयू के खेमे से भी खबरें आ रही हैं, अन्यथा भी आ रही हैं, और कह दिया गया है कि देखिए साहब, आपके लिए हम 25 सीटें ही दे पाएंगे, उससे ज़्यादा हमारे लिए बहुत मुश्किल है देना, आप इसे स्वीकार कर लें। और साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि कोई बहुत स्वीकारोक्ति एलजेपी की तरफ से आई हो सामने, ऐसा नहीं है। अब इस स्थिति में क्या हम कल्पना करें कि सब कुछ एनडीए में ठीक होने जा रहा है? देखिए, सब कुछ ठीक तो नहीं है और सब कुछ ठीक होता भी नहीं है। जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती, सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता, तो प्रैक्टिकल अगर आप बात करेंगे तो उसमें ये हिचेस आएंगे चुनाव के पहले। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप उनके नज़रिए से सोचें तो हर दल का अपना एक संविधान है, अपना एक झंडा है, अपना एक काडर है, उसको आगे बढ़ाना है। तो अगर आपको 42 से घटा के 25 तक लाया जाएगा तो आपको दो तरीके से काम करना पड़ता है। एक तो फाइट करना पड़ता है, दूसरा फाइट करते हुए दिखना पड़ता है। तो ऐसे में इसको बहुत सरल तरीके से देखना कि बड़े आराम से हो जाएगा, चाहे कोई भी चुनाव हो। पहले भी हम लोगों ने देखा है कि सीटों के लिए आपस में तनातनी होती थी, वो तनातनी होगी, लेकिन मैं अपने इस पे कंसिस्टेंट हूं कि मुझे लगता है कि एलजेपी एनडीए के साथ रहेगी, चाहे उसको सीटें कम लड़ने को मिले। अगर वो बहुत आगे जाके बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें फिर वो तय करना पड़ेगा, जो कि रामविलास पासवान नहीं कर रहे हैं, आजकल चिराग पासवान कर रहे हैं। वो चूंकि अस्वस्थ हैं और वो अपनी पारी खेल चुके हैं, उनको मालूम है कि अब चिराग पासवान को आगे वो पारी खेलनी है। तो चिराग पासवान इन हिज विजडम अगर वो सोचते हैं कि हमें नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना है या नीतीश कुमार बिहार के लिए बहुत ठीक नहीं है और अपना चेहरा उनको आगे करके बिहार की जनता को बताना है, तो उन्हें एक लार्जर एक विजन देना पड़ेगा और उसके लिए मुझे लगता है कि उनको एनडीए से बाहर आना पड़ेगा। वो फिर से कहूं कि वो पुराना यूपीए नहीं है कि आप यूपीए सरकार में मंत्री भी हैं और अपने सहयोगी के खिलाफ प्रदेश में चुनाव पर जो सुकेश कह रहे हैं इस बात में इसलिए दम है क्योंकि देखिए, जो आखिरी बात कही गई है लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से वो यही है कि 143 सीटों पर हम इरादा बना रहे हैं लड़ने का। और सूत्र जब एलजेपी के हैं वो तो ये तक कहने लगे हैं कि चिराग पासवान खुद असेंबली चुनाव लड़ सकते हैं, सीटें भी उनके लिए जो है वो देखी जाने लगी हैं कि कहां से वो लड़ सकते हैं। तो ऐसे में कल्पना क्या ये भी है कि अगर हम अपनी पार्टी का बेस बढ़ाना चाहते हैं तो हम बियॉन्ड लड़ेंगे? 143 सीट क्यों कहते हैं, वो क्यों ऐसा कहते हैं कि हम बाकी के 100 सीट नहीं लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सीट छोड़ेंगे, इस तरह की बातें आती हैं। नहीं, वो तो मतलब मैं शुरू से कह रहा हूं और उस मामले में मैं कंसिस्टेंट हूं कि वो बीजेपी की फ्रेंडली पार्टी दिखना चाहते हैं। उनको जेडीयू में भरोसा नहीं है, नीतीश कुमार में भरोसा नहीं है, तो वो
सीटें जो जेडीयू जहां से कंटेस्ट करेगी या कंटेस्ट कर सकती है, तो वो 100 सीटें, वो 125 सीटें जहां उनको लगता है कि जेडीयू कंटेस्ट करेगी, उस सीटों पे उन्होंने लड़ने का मानस बनाया है। करीब 100 सीटें उनके लगता है कि बीजेपी खड़ी होगी, तो वहां हमें नहीं खड़ा करना है, क्योंकि उनको फ्रेंडली पार्टी के तो ऐसे में बीजेपी खेमे से क्या खबरें हैं? मतलब क्या वो इस व्यवस्था के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि ये भी अभी सूत्रों से ही सामने आई है कि 25 का ऑफर दिया है, ये स्वीकार किया गया है या दिया गया है, अभी तक इसको आधिकारिक रूप से सामने नहीं रखा गया है। बीजेपी के नेता प्राइवेटली भी ये कहते हैं कि चुनाव के पहले वाली जो दिक्कत होती है, ये टीदिंग प्रॉब्लम है, आप लोग इसको बढ़ा चढ़ा के देखते हैं, हमारा काम है कि उसमें ढूंढना की दिक्कत कहाँ है। लेकिन वो आश्वस्त हैं कि चुनाव लड़ेंगे हम साथ साथ। उन्हें ये पेशबंदी ज्यादा लगती है, उन्हें ये पोस्चरिंग ज्यादा लगती है, पॉलिटिकल पोस्चरिंग, कि जानबूझकर चिराग पासवान ये कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि उन्हें कंसीड करना पड़ेगा। वो अभी तक आश्वस्त हैं कि एनडीए एकजुट है, एकजुट रहेगा और एक साथ चुनाव लड़ेगा। अगर ये है तो फिर जाहिर है कि चिराग पासवान टफ नेगोशिएटर हैं, और ये बैटल ऑफ आईलिड्स जैसा है क्या, जिसमें पलके कौन झपकाता है पहले, उस बात से तय होंगी कि सीटें कौन कितनी लड़ता है। और आखिर में सबसे अहम बात कि चुनाव कब घोषित होंगे। देखिए, आज हम 23 तारीख में बैठे हुए हैं, 26, 27, 28 कहा यह जा रहा है कि इसमें चुनाव घोषित होना था, लेकिन जो मेरी जानकारी है दर्शकों के साथ शेयर करता चलूं कि 28 और 29 को दिल्ली से चुनाव आयोग की टीम बिहार जाने वाली है। तो ऐसे में बिहार जब वो 28-29 को जाएगी, लौट कर आकर रिपोर्ट देगी, तो इस महीने तो कम से कम लगता नहीं है सुकेश कि चुनाव की घोषणा होने जा रही है। तो फर्स्ट वीक, ये पहले भी उम्मीद की जा रही थी कि 23 तारीख तक प्रधानमंत्री तमाम घोषणाओं का ऐलान करने वाले हैं, और उसके बाद किसी भी दिन होगा। और ये एक प्रैक्टिस है नॉर्मल। तो आज तो 23 तारीख खत्म हो गया, 23 तारीख खत्म हो गई, हाँ। 24 तारीख खत्म हो गई, 24 हो गया खत्म, हाँ। अब चूंकि सीईसी को जाना है, और आपको मालूम है कि सीईसी इलेक्शन कमीशन फुल बेंच जाता है, नॉर्मली देखता है, या सीईसी जाते हैं, देखते हैं, और उसके बाद सबसे बात करने के बाद उसकी घोषणा करते हैं। अगर वो 28-29 को जा रहे हैं तो आप मानकर चलें कि फर्स्ट वीक में अनाउंसमेंट हो। तो वो फर्स्ट वीक मतलब वही एक अब आखिरी विंडो रह जाता है, क्योंकि 9 सितंबर को पिछला चुनाव घोषित हो गया था। तो हम ऐसा लग रहा है जैसे 4 या 5 अक्टूबर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप एक हफ्ते का समय मान के चलिए, एक हफ्ते में जो चीजें होंगी वो सतह पे आनी शुरू हो जाए। चलिए, तो ये स्पष्ट कर देती हैं बात यहां पर कि अगर चुनाव की घोषणा होनी है तो वो फर्स्ट वीक में होगी, क्योंकि उसके बाद बहुत लेट हो जाएगा। आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, और अपना सहयोग शेयर करके, लाइक करके और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर बनाए रखिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।